मित्रों, पत्रकार और लेखक इस मधु तलवार हमारे बीच नहीं रहे। दुखद समाचार जब हमें मिला, हम स्तब्ध रह गए। उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। शोक संतप्त परिवार और मित्रों के इस दुख में हम शामिल हैं। हमारे साथ कवयित्री देवयानी भारद्वाज हैं और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि तलवार जी को के बारे में लिखावट के दर्शकों के लिए कुछ बताएं। जी। अ, तलवार जी के बारे में 17 तारीख को सुबह आँख खुलने के साथ में जो पहली खबर मिली और जिसके साथ दिन की शुरुआत हुई, पता चला फ़ेसबुक पे कि रात को ही अचानक से उनका निधन हो गया था। जबकि इतना सक्रिय किसी व्यक्ति को मैंने देखा हो, मुझे याद नहीं पड़ता। जो उसी से 2-3 दिन पहले तक उनके अलवर में कहीं सिली से घूमने की तस्वीरें मैं देख रही थी। और लगभग 28-29 साल पहले जब मैं जयपुर गई थी और वहाँ से मैंने उन्हें जानना शुरू किया। मेरा भले ही मैं खुद क्योंकि बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत लोगों से मेल-मुलाकात मेरी नहीं रहती है। लेकिन तलवार जी की उपस्थिति लगातार जिस तरह से पत्रकारिता की दुनिया में और साहित्य जगत की दुनिया में जिस तरह से लगातार मैंने उनको मौजूद देखा, उनके जैसे सक्रिय व्यक्ति इस तरह से अचानक चले जाएँगे, आज 3 दिन के बाद में भी इस खबर को मानने को मन नहीं करता है। तलवार जी से मेरा परिचय पहली बार जब हुआ तो मैं संभवतः हरीश पादानी जी के साथ में उनसे मिली थी। और जो एक बहुत ख़ास बात मुझे उनके बारे में लगती है कि चाहे वो मुझसे पहली पीढ़ी के लोग रहे, हरीश पादानी जी थे या और लोग थे उस पीढ़ी के लोग थे। जितना आत्मीय, जितना एक मित्रतापूर्ण और सम्मान का और लगाव का रिश्ता उनका उन लोगों के साथ में रहा, उनके अपने जो तमाम समकालीन मित्र रहे हैं, उनके साथ में रहा, उनके बाद की पीढ़ियों के साथ में और आज जो लगभग हमसे बहुत युवा अ, साथी हैं, चाहे मैं उमा, तस्नीम, इरा और तमाम दुष्यंत के फ़ेसबुक स्टेटस में देख रही थी कल। स्वतंत्र मिश्रा बहुत थोड़े समय के लिए जयपुर में रहे हैं और उनकी जिस तरह की मित्रता रही है, तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सभी पीढ़ियों के पार जिस तरह से लोगों के साथ में जितना आत्मीय, जितना घनिष्ठ रिश्ता उनका लोगों के साथ में रहा है, मुझे लगता है तलवार जी का जाना हम सब लोगों को बहुत लंबे समय तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा खाली जगह हो गया है जिसको शायद किसी के लिए भरना संभव नहीं होगा। उस तरह की मित्रता, उस तरह का लगाव, उस तरह की पीढ़ियों के पार दोस्तियाँ रखने वाले व्यक्ति अ ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और फिर मैं याद करती हूँ, मैं खुद क्योंकि एक समय पत्रकारिता में रही हूँ, तो चाहे वो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हों, उनसे उनके साथ में उनका जिस तरह का जुड़ाव था। फिर पिंक सिटी प्रेस क्लब के साथ वो एक से अधिक बार प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे हैं और प्रेस क्लब को उन्होंने जिस तरह से जयपुर के प्रेस क्लब को जिस तरह से मेंटेन किया है, जिस तरह से उसमें प्रेस क्लब में चाहे वो उसका स्ट्रक्चरल बदलाव हो उसके अंदर, चाहे वहाँ पे तमाम तरह के आयोजन किए जाते रहे हों, तो मुझे लगता है कि एक पत्रकारिता में जिस तरह की संगठनात्मकता को के वो प्रतिनिधि थे, वो अपने आप में एक बहुत अ, अपना अलग तरह का अनुभव है। ऐसे लोग बहुत कम हो पाते हैं जो साहित्य और पत्रकारिता में बतौर लेखक, बतौर रचनात्मक हस्तक्षेप भी उनका बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लगातार सक्रिय रहा है और संगठनात्मक लिहाज से भी उन्होंने जिस तरह से काम किया है, ये मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से काम कर पाते हैं। अ, फिर चाहे उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ से वो जुड़े हुए रहे और अभी हाल में जो प्रगतिशील लेखक संघ के मंच के तहत जो साहित्य उत्सव पिछले कुछ सालों से करवाने शुरू किए थे, उसमें देश भर से जिस तरह से लोगों को जोड़ना और एक इस तरह का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे एक बड़े मार्केट से प्रेरित आयोजन के पैरेलल एक इस तरह का आयोजन खड़े कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत
बड़ी हिम्मत की और बड़े साहस की माँग करता है, बड़ी सूझबूझ की माँग करता है और मुझे लगता है तलवार जी अपने तमाम मित्रों के साथ में इस घटना को बहुत बेहतर ढंग से अंजाम दे रहे थे। फिर इधर पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब चैनल उन्होंने जो शुरू किया था, अभी कल ही मैं नंद बाबू के साथ भी उनकी बातचीत सुन रही थी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो तमाम तरह से उनके उन्होंने इस पत्रकारिता उनकी पत्रकारिता की सराहना होती रही है। इधर उन्होंने जिस तरह से फ़िक्शन लेखन में जिस तरह से हाथ आज़माया है और उनके बारे में मुझे अ, उमा ने जब अदीबों के किस्से नाम से जब अपनी किताब लिखी और उसमें उसने जिस तरह से तलवार जी के बारे में लिखा कि उनका पृष्ठभूमि पाकिस्तान से उनके ननिहाल का परिवार वहाँ से विस्थापित होके आया और उनकी माँ का जिस तरह का किताबों के साथ जुड़ाव है और वो किस्सा गोई किस तरह से तलवार जी के व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट होती है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम थे और जिसका होना तमाम पीढ़ियों के लिए को बाँधता था, जोड़ता था और बहुत एक लगावपूर्ण व्यक्ति थे। और महज़ 65 साल की उम्र में उनका इस तरह से चले जाना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तलवार जी को हम लोग बहुत लंबे समय तक याद करते रहेंगे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनका अभाव हम सबको महसूस होता रहेगा। अ, उनके परिवार को और मुझे लगता है कि हम सभी साथियों को भी इस शोक से उबरने में समय लगेगा। अ, मैं कामना करती हूँ कि अम, क्या कहूँ कि इस दुःख की घड़ी को झेलने की हम सबको सामर्थ्य मिले। श्रद्धांजलि देती हूँ मैं उनको अपनी। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आपने जहाँ पे माइक लगाया हुआ है उस डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। मेरे ख्याल से आपने 2 डिवाइस पे चलाया हुआ है। अभी नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज़। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, अब सुन सकते हैं। जी जी। जी, अब आ रही है ओके। आवाज। हम सब लोग तलवार जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आपने ठीक कहा कि इसे उभरने में वक्त लगेगा, वक्त के साथ ही हम लोग इससे बाहर आ पाएंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हमने कविता राजस्थान के नाम से एक श्रृंखला शुरू की है और इस श्रृंखला की पहली कड़ी पिछले रविवार को हुई थी, जो अब यूट्यूब पर वो उपलब्ध है। उस कार्यक्रम में कवि के रूप में देवयानी भारद्वाज, हंसराज चौधरी, कैलाश मनहर और अनिल जंगल ने अपनी कविताओं का पाठ किया था। जीवन सिंह जी ने राजस्थान की कविता पर बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था, जिसको फिर से सुना जा सकता है। आप वहां देख सुन सकते हैं। इन कार्यक्रमों का आधार आने वाला एक कविता संग्रह है, जिसमें राजस्थान के 80 कवियों की कविताएं संकलित हैं और जिसका संपादन कवि मित्र राघवेंद्र रावत ने किया है और उसे लोक मित्र प्रकाशन छाप रहा है।
कविता संग्रह का नाम है अपने समय का आज, राजस्थान की समकालीन कविता। मित्रों, आज हमने इस प्रोग्राम के दो हिस्से किए हैं। एक हिस्सा है धरोहर खंड। उस संग्रह में हमें अंग्रेजों की कविताएं भी हैं, तो उनको धरोहर खंड पुस्तक में ही कहा गया है, कविता संग्रह में ही कहा गया है। तो आज हम नंद चतुर्वेदी जी की कविता सुनेंगे, जिसका पाठ करेंगी मंजू चतुर्वेदी। आमंत्रित कवियों में हैं हमारे साथ अंबिका दत्त जी कोटा से, रामस्वरूप किसान परलिका गांव से, और जोधपुर से पद्मजा। राजस्थान की कविता पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह, जो जयपुर में रहते हैं। तो ये आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है जो आपके सामने मैंने रखा। तो मैं सबसे पहले मंजू चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो नंद चतुर्वेदी जी की कविता का पाठ करेंगी। मंजू चतुर्वेदी आप लोगों के लिए अनजान नहीं है। कवयित्री हैं, आलोचक हैं और अध्यापन के काम में थी। प्रकाशन कई किताबें उनकी प्रकाशित हैं, जैसे मीरा व्यक्तित्व कृतित्व, साठोत्तरी हिंदी कहानी में प्रेम, हिंदी साहित्य का समय इतिहास, भक्ति काल परिचय एवं प्रवृत्ति, स्त्री विमर्श और हिंदी कहानी। इस तरह से कई किताबें उनकी हैं और उनको राजस्थान साहित्य अकादमी की साहित्यिक पत्रिका मधुमती के महिला विशेषांक का संपादन भी किया और राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा में प्रिंसिपल थी, अब सेवानिवृत्त हैं। तो मैं मंजू चतुर्वेदी को आमंत्रित करता हूं। मंजू जी। नमस्कार, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी है। हाँ, आ रही है। मैं शुरू करूं अपनी बात? आ रही है मंजू जी, आ रही है। मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए विशेषकर राघवेंद्र जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, और मिथिलेश जी, जिनसे मैं निरंतर संपर्क में रही हूँ, और राजस्थान के वे कवि जिन्होंने अपना देश में नाम किया है, उन सभी से मैं परिचित हूँ। आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। दो कविताएं मैं अपने पिता श्री नंद चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान में नंद बाबू कहा जाता है और हम जिन्हें दा कहते हैं, उनकी दो कविताएं मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पूर्व कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। नंद बाबू के बारे में मैं अपनी बात प्रारंभ करूं कि 92 वर्ष की अवस्था, उनकी 92 वर्ष की अवस्था थी जब वो इस दुनिया से विदा हुए। बहुत से हमारे परिचितों को उनका इस दुनिया से जाना कुछ अविश्वसनीय नहीं लगा, लेकिन मुझे उनका जाना अविश्वसनीय लगा। मुझे लगता नहीं था कि वो इस दुनिया को छोड़ देंगे। क्यों मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बताती हूँ। कविता में वो ये कहते थे कि
कविता कोई दूसरी दुनिया नहीं रचती है, कविता इसी दुनिया की है। और वे बहुत गहरे लौकिक और जीवन राग से जुड़े हुए थे। उनका ये जो जीवन राग था, जब वो ये कहते हैं कि मेरी जो कविता है वो आस पड़ोस की कविता है, मेरी जो कविता है वो मेरे अपनों की कविता है, मेरे परिवेश की कविता है। और मैं आपको ये बताऊं कि वे जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के गए, उस दिन उन्होंने एक कविता लिखी। कविता का शीर्षक था गुनगुन और माही। गुनगुन और माही कौन थे और उन्होंने उनके ऊपर कविता क्यों लिखी, और ऐसा क्या कारण था कि जीवन राग में बंधे बंधे उन्होंने इस कविता को रच डाला। उन्होंने सवेरे ही इस कविता को लिखा, और मुझे मतलब ये मेरा सौभाग्य था कि उनकी कविताओं की पहली श्रोता मैं ही हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने गुनगुन माही पर कविता लिखी। उन्होंने गुनगुन माही, जो 2 छोटी बच्चियां थी और हमारे पड़ोस में रहती, हमारे पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियों को उन्होंने अपनी कविता का विषय क्यों बनाया, क्यों नहीं उन्होंने किसी बड़े दार्शनिक आध्यात्मिक विषय को अपनी कविता बनाया। वे ये कहते थे कि कविता मेरे एकदम निकट के लोगों की कविता है। तो उन्होंने, देखिए, एक सामान्य सा विषय था जो उन्होंने कविता में उठाया। वे गुनगुन और माही को गुनगुन और माही कहते हैं, और फिर ये कविता आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये कविता पहुंचती है उन लड़कियों की मैच्योरिटी, वो उम्र में बड़ी होती जा रही हैं, और वे धीरे धीरे ये आपत्ति दर्ज कराते हैं कि आप हमें गुनगुन माही मत कहिए, आप हमें हमारे फॉर्मल नाम से पुकारिए, क्योंकि अब हम बदल चुके हैं, हमारा परिवेश बदल गया है, हमारी भाषा बदल गई है, हमारी भाषा बदल गई है, और हम अब अंग्रेजी स्कूल के पढ़ने वाली 2 छात्राएं हैं, और हम ठीक है कि आपके पड़ोस में हैं। तो ये मेरा मतलब ये था कि ये जो जीवन राग था, इस जीवन राग को बनाने में कैसे वो रत हुए और कैसे उनका जीवन धीरे धीरे जीवन राग से जुड़ता चला गया। आप सभी ने उनको पढ़ा है, और मैं ये जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आपको उनकी काव्य यात्रा का आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है। ब्रज भाषा से वो अपनी कविता शुरू करते हैं, एक समस्या समाधान, एक पहेली से, जबकि वो दरबार में जाते हैं, अपने पिता के साथ जाते हैं, और वहां से वे ब्रजभाषा की कविता करते हैं। धीरे धीरे वो कविता, जब उन्हें ये लगता है कि दरबार में और अन्य मनुष्य में एक दूरी है, उस दूरी को वो पहचानते हैं, और उस दूरी को पाटने के लिए वे धीरे धीरे एक राजनीतिक विचारधारा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि गद्य हमारा विचार है और कविता हमारा भाव। वे राजनीति की विचारधारा के गलियारे से धीरे धीरे कविता में जब जाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये जो कविता है, जो दरबार की कविता है, वो रीति की कविता है। धीरे धीरे शिल्प वही रहता है और वस्तु बदल जाती है। और वे तब भी ये कहते हैं, उनकी एक कविता मुझे बहुत याद आती है, नए गान होंगे नई वंदना में, सितारों तुम्हारी चमक जा रही है, नए चांद की रोशनी आ रही है। मैं उनकी इस कविता को, उनके इस गीत को बार बार पढ़ती थी, और तब मैं उनसे ये पूछती थी कि ये नया क्या है। और वो ये कहते थे कि जब पुराना छोड़ने का मन हुआ है, हमें ये लगे कि पुराना अपनी अर्थवत्ता को खो रहा है, तब हमें नए की तरफ आगे बढ़ना है। वो नया क्या है? वो काव्य में भी नया है, और गद्य में भी नया है, और जीवन में भी नया है, राजनीति में नया है, समाज में नया है। इस नए का जो आग्रह था,
उसको उन्होंने निरंतर पकड़ के रखा। और तब वो ये कहते हैं कि ये जो नया है, यही मेरी आशा है और यही मेरी मोहिनी है और यही मैं यहीं से अपने कविता के रस को चुनती। तो ये जो उनका कविता रस है, ये देखिए, एक उन्होंने कविता के साथ साथ उन्होंने एक पुस्तक अतीत राग भी लिखी थी, जो उनकी संस्मरणों की पुस्तक है। तो वे चाहते तो बहुत महापुरुषों के संस्मरण भी लिख सकते थे, लेकिन वे अपने गांव के शंकर दादा के बारे में लिखते हैं, वे अपनी माँ का गांव उसके बारे में लिखते हैं, वे अपनी नानी को याद करते हैं, वे वर्षा के दिनों को याद करते हैं, उनके कष्टों को याद करते हैं, उस गांव को याद करते हैं और धीरे धीरे वे उसमें डूबते चले जाते हैं। एक कविता उनकी जो बहुत बार उल्लिखित हुई और वो भी उनके घर की ही कविता है, जिसे सुगंध वृक्ष कहा जाता है। लिखते हैं कि सुगंध वृक्ष एक जहाँ वे रहते थे, जहाँ हम लोग रहते थे, उसके मुहाने पर ही बिल्कुल गेट के पास ही एक वृक्ष हुआ करता था, जिसे सुगंध वृक्ष वे कहा करते थे। और वो चाहे गर्मियों की सुनहरी भोर हो या सर्दियों की गुनगुनी धूप हो, वे वहाँ पर हर धूप के कतरे को पकड़ने के लिए बैठते थे और वहाँ से जितने भी लोग निकलते थे वे उन सबके साथ बातचीत करते थे और वो उस सुगंध वृक्ष को याद करते हैं, अपनी स्मृतियों में उसको जीवित करते हैं। और वो कहते हैं कि वहाँ गली के मोड़ पर एक वृक्ष था, सुगंध। रुक्मणी फोन पर बात करती है, कभी कभी जब पोस्ट कार्ड लिखती है, पूछती है अपनी हरा है क्या दादा, गली के मोड़ का सुगंध वृक्ष। तो इन जीवन रागों में बंधे हुए वे कब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए। ये हमारी तो खैर स्मृतियों का अटूट खजाना है और हमारे पास अनंत पाते हैं। लेकिन मैं अब उन कविताओं पर आती हूँ। मुझे 2 कविताएं सुनाने के लिए कहा गया है। मैं आपको उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता सुनाती हूँ। कविता का नाम है स्त्री। कविता का नाम है स्त्री। ये जो कविता है, इसकी एक पृष्ठभूमि ये है कि इसको हम वक्रता से ही समझ पाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो स्त्री के लिए जो जटिल समय है, उसको ये कविता व्याख्यायित करती है और व्यापक रूप में मानवीय संवेदनाओं को समग्रता से आत्मसात करने की भी वो संवेदना हमको देती है। और इस कविता में जितनी गहराई है उतनी वक्रता भी है। तो मुझे आशा है कि आप मेरे साथ में हैं इस कविता में। प्रारंभ करूं। कविता का शीर्षक है स्त्री। स्त्री का काम है प्रेम करना। स्त्री का काम है प्रेम करना। स्त्री का काम है दया करना। स्त्री का काम है मोहित करना। पिटना, पानी भरना, पीसना है चक्की उदास दिनों की। स्त्री का काम है प्रेम करना, दया करना, मोहित करना, पीटना, पानी भरना, पीसना है चक्की उदास दिनों की। हम स्त्री की प्रशंसा करते हैं। हम स्त्री की प्रशंसा करते हैं उसकी धीरज की, माँ बनने की, कपड़े धोने की, झाड़ू लगाने की। हम स्त्री की प्रशंसा करते हैं उसकी धीरज की, माँ बनने की, कपड़े धोने की, झाड़ू लगाने की। दिन निकल आया है स्त्री के लिए उठो। दिन निकल आया है स्त्री के लिए उठो। रात हो गई है स्त्री के लिए सो जाओ। हमें रंज है तुम वैसी नहीं बनी। हमें रंज है तुम वैसी नहीं बनी। वैसी अमेरिकन,
फ्रेंच, जर्मन। हमें खुशी है हमने तुम्हें वैसा बनने नहीं दिया। हमें खुशी है हमने तुम्हें वैसा बनने नहीं दिया। तुमने किसी से हंसकर बात नहीं की। तुमने किसी से हंसकर बात नहीं की। जैसा कहा वैसा ही किया। जैसा कहा वैसा ही किया। ये वध स्थल है, यही बंधी रही। स्त्री का काम सेवा करना है, स्वागत करना है, चाय बनाना है, लगातार मुस्कुराना है, अपने थके बीमार चेहरे को चमकाना है। स्त्री का काम शांत रहना है, कबाड़ खाने की चीज होना है, पुरानी टूटी फूटी लेकिन देखने लायक स्त्री का काम प्रेम से। एक और एक कविता है, इसका पाठ भी कई बार कई सम्मेलनों में हुआ है। कविता का शीर्षक है करुणा का पाठ। आपको नंद जी की कविता पढ़नी थी? जी, मैं नंद जी की ही पढ़ रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, अब जी, ये जो कविता है उनकी स्त्री कविता, ये उनका एक संग्रह है जहाँ उजाले की एक रेखा खींची है। इस संग्रह में से है, और आप कहें तो दूसरी सुनाऊं, और अगर समय नहीं है तो बताइए जैसा भी। ठीक है, आप सुना दीजिए। जी, और दूसरी कविता है करुणा का पाठ, जो उनका संग्रह है आशा बलवती है राजन। आशा बलवती है राजन इस संग्रह में से है, और छोटी सी एक कविता है। माँ, मुझे करुणा का अर्थ नहीं आता। माँ, मुझे करुणा का अर्थ नहीं आता। बार बार पूछता हूँ टीचर सर से, वे झुंझलाकर बताते हैं बहुत से अर्थ, उलझे उलझे, लेकिन कितना छूट जाता है पीछे। माँ, मुझे करुणा का अर्थ नहीं आता। मैं कहता हूँ रहने दे सर, माँ से पूछ लूंगा, वे हंसते हैं। मैं कहता हूँ रहने दे सर, माँ से पूछ लूंगा, वे हंसते हैं। जब अंधेरा टूटने को होता है, कुछ रोशनी में तुम्हारा प्रसन्न मुख देखता हूँ, तभी करुणा के सारे अर्थ मेरी समझ में आ जाते हैं। सीधे सरल अर्थ, आशा रहित दिलों में तुम कठिन शब्दों का अर्थ समझाती हो। किस कक्षा तक पता नहीं माँ, तुम किस स्कूल में पढ़ी। करुणा का। धन्यवाद। शुक्रिया मंजू जी। जी, शुक्रिया। एक आप लोगों को सूचना देता हूँ कि राघवेंद्र जी आज तलवार जी के यहाँ गए होंगे, इसलिए हमारे साथ आज नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के आमंत्रित कवि अंबिका दत्त जी जो कोटा से हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा और एक उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगी। अंबिका दत्त जी बहुत ही संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ, क्योंकि तो उनका बहुत काम है और परिचय भी बहुत बड़ा है। उसमें से मैंने 2-3 चीज़ें निकाली हैं। एक कि आप हिंदी और राजस्थानी दोनों ही भाषाओं में लेखन करते हैं। अब तक आपकी 12 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, जिसमें एक पुरस्कार का राष्ट्रीय महत्व है और उसका मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा कि आपको राजस्थानी भाषा में लिखने के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो मैं अंबिका दत्त जी को आमंत्रित करता हूँ
और ये पूरा परिचय यूट्यूब पर रहेगा। अंबिका दत्त जी जी, आप पढ़ें। नमस्कार सभी को। मैं अपनी कुछ कविताएं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारा समय बहुत सारी बातों के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें एक बड़ी घटना पिछले दिनों जो अभी तक जिसका प्रभाव है, कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी में अनेक घटनाएं घटित हुई। एक घटना इस कविता के केंद्र में है। मैंने बहुत सारे मजदूरों को अपने घर लौटते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मेरी जो सामर्थ्य है कवि होने की, वह शायद उतनी बड़ी नहीं है कि मैं उस पर कविता लिखूं। फिर भी मैंने कोशिश करके कविता लिखी। अभी जब मैं इस कविता को पलट रहा था तो मुझे अचानक विस्मय हुआ कि मैंने इस कविता में लौटते हुए आदमी के भार को या कष्ट को गाढ़ा करने के लिए किसी मनुष्य का स्मरण क्यों नहीं आया, इसके बजाय मुझे किसी पशु का स्मरण क्यों आया। ये कविता मेरे लिए इस प्रश्न को साथ लिए हुए कविता प्रस्तुत। कविता का शीर्षक है घर वापसी। एक चलता हुआ आदमी एक छोटी छाया के साथ घर लौट रहा। मुश्किल है बहुत चलना सड़क पर, जिस्म का हर हिस्सा बाहों में उतर आया। एक चलता हुआ आदमी अपनी छोटी छाया के साथ घर लौट रहा है। मुश्किल है बहुत चलना सड़क पर, जिस्म का हर हिस्सा बाहों में उतर आया। यह जो रिश्ता हुआ पानी है पाँव के छालों का, आंसू है आंखों के, जिस्म का हर हिस्सा पाँवों में उतर आया है। यह जो रिश्ता हुआ पानी है पाँव के छालों का, आंसू है आंखों के, खून हल्का सा जो छलक आया है वो हलक था। पेट आना चाहता था उतर कर बाहों में, मगर मजबूर है, कुछ ठहरा है अपनी जगह समझदार बच्चे की। पेट आना चाहता था उतर कर बाहों में, मगर मजबूर है, खामोश ठहरा है अपनी जगह समझदार बच्चे की वजह। जानता है बहुत सारी रोटियां पीछे पटरी, जानता है बहुत सारी रोटियां पीछे पटरी पर छूट गई। एक बैल है जो अभी भी साथ चल रहा है, जुए के दूसरे सिरे पर जुटा हुआ, बार बार करुणा से देखता है उस आदमी रब, कह नहीं पाता, कहना चाहता है, आओ कुछ देर कंधा बदल ले, आओ आपस में पैर बदल ले। एक आदमी चलता हुआ अपनी छोटी छाया के साथ घर लौट गया। अक्सर हम लोग गांव की कविता लिखते हैं कवि लोग। मैंने भी कोशिश की, पर शायद ये वैसी कविता न हो जैसी गांव की कविताएं से अपेक्षा करते हैं, बल्कि ये दो हिस्सों में कविता है। मैं दोनों हिस्से पढ़ूंगा।
कि एक गांव में बावड़ी अब नहीं रही, मर गई दबकर मलबे में। कि गांव में एक बावड़ी अब नहीं रही, मर गई दबकर मलबे में। बचा है एक खंडहर कुआं, पानी चिलकता है उसमें काले सितारे से। लूले लूले से है हैंडपंप, हवा फेंकते हाँफ रहे हैं। दम भर जाता है, थक जाता है भरने वाला एक कलसिया। पशु है प्यासे पिसाए, दुर्बल निर्बल निराहा निराधार, झागों से सनामुख चाटते हैं बार। पशु है प्यासे पिसाए, दुर्बल निर्बल निराहार निराधार, झागों से सनामुख चाटते हैं बार। गांव में दुख है पहाड़ों से, गांव में दुख है पहाड़ों से, और जीवन पठारों सा हो गया है। नींद ढेकलों में बिखर गई है, स्वप्न सारे हेंजड़ों बबूलों पर टंगे। गांव में दुख है पहाड़ों से, नींद ढेकलों में बिखर गई है, स्वप्न सारे हेंजड़ों बबूलों पर टंगे हैं। बूढ़े सारे योद्धा हैं थके हारे, ठगे से जो जवान तने हैं, खड़े हैं कटने के लिए खजूरों। बूढ़े सारे योद्धा हैं थके हारे, ठगे से जो जवान तने हैं, खड़े हैं कटने के लिए खजूरों की। किनारे बसे थे जो गांव, किनारे बसे थे गांव जिनके, किनारे बसे थे गांव जिनके, नदियां में उनको छोड़कर कभी की जा चुकी। किनारे बसे थे गांव जिनके, वे उनको छोड़कर कभी की जा चुकी। अब फिर से बच रहे हैं गांव शहरों के सहारे। पास जो थे जंगल घने, वे भी अब नहीं रहे, दूर हो गए बहुत दूर दृष्टि तक से। जमीनें जो बची हैं, देखिए कब तक बची रहे, कुछ बोने के लिए बंजर होने से। देखिए कब तक बची रहे बंजर होने से, कुछ बोने के लिए। ईश्वर भी आखिर कब तक रह सकता है विपन्नता में, ईश्वर भी आखिर कब तक रह सकता है विपन्नता में। वह भी अपने सारे वरदान समेट कर शहर में आ गए। उसके अभिशापों की छाया ही अब बची है वहां। रुदन है, गूंगे मौन सा आक्रोश है, या बचा है अफसोस अपने ही आंसुओं की नमी। इसके सिवा और अब बचा ही क्या है गांव में, इसके सिवा और अब बचा ही क्या है। एक और कविता गांव की सुनाता हूं मैं आपको। मैंने गांव पर एक कविता लिखी, गांव वालों को सुनाई। सच्चा चित्र था उसमें गांव का, कोई कल्पना नहीं। गांव के दुख दर्द थे उसमें, जीवन कठिन था, दूर था पानी, जिल्लत पास थी। मैंने गांव पर एक कविता लिखी और गांव वालों को सुनाई। सच्चा चित्र था उसमें गांव का, कोई कल्पना नहीं। गांव के दुख दर्द थे उसमें, जीवन कठिन था, दूर था पानी, जिल्लत पास थी। न रोशनी थी न उजाला था, रास्ते खराब थे। वो सब था जो अक्सर होता है हर गांव में, वो सब था जो अक्सर होता है हर गांव में। सबने उसे चाव से सुना, हो सकता है कविता में वो सब था जो अक्सर होता है हर गांव में। सबने उसे चाव से सुना, सहमति में सिर भी हिलाया। हर के सभी अपना दुख सुनकर सुकून मुझको भी हुआ। सहमति में सिर हिलाया, हर के सभी अपना दुख सुनकर कुछ सुकून मुझको भी हुआ। मगर एक लड़का उनमें से उठकर बोला, सुनने वालों में से एक लड़का उठकर बोला, आपने कविता बहुत अच्छी लिखी है, हमारे बारे में बातें सभी सच्ची लिखी है, मगर सर आपने इसमें ये तो बताया ही नहीं, अब तक हम यूं ही रहे। अगर सर
आपने ये तो बताया ही नहीं कि कब तक हम यूं ही रहेंगे। मैं क्या कहता, कविता तो पूरी हो चुकी थी और उससे आगे या दूसरी कविता कोई आई न थी जिसमें रास्ता होता उस लड़के के जवाब तक जाने का। मैं क्या कहता, कविता तो पूरी हो चुकी थी और उससे आगे या दूसरी कविता कोई आई न थी जिसमें रास्ता होता उस लड़के के जवाब तक जाने का। मैं कवि क्या कर सकता हूँ सिवाय इंतजार के, मैं कवि क्या कर सकता हूँ सिवाय इंतजार के। तलाश में हूँ अभी उस कविता की जिसमें उस लड़के के सवाल का जवाब दे सकूं। लेकिन सोचता हूँ क्या कवियों के इंतजार से लोगों की जिंदगी बदलती, क्या कवियों के लोगों के इंतजार से जिंदगी बदलती है। तो कुछ और कविताएं सुनाऊं या मेरा समय हो गया हो तो मुझे बता दो। राजस्थानी में सुनाए। हाँ, राजस्थानी में सुना दो। राजस्थान की कविता है जिसका शीर्षक है काचागार का कलशा। घड़ा जब बनता है तो कुम्हार के चाक पर उसके बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और वो जो कच्चा कलश जो बनाया जाता है जिसको बाद में आग में तपाया जाता है और उसका घड़ा बनता है, कविता वहां से शुरू होती है। मैं राजस्थानी में ही सुनाता हूँ, इसका अनुवाद की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है। क्या की गारा की देह की तकदीर कुम्हार का धर्म घट फिरता चाक पे मंडे। क्या की गारा की देह की तकदीर कुम्हार का धर्म घट फिरता चाक पे मंडे। सुखाती बेरा कोई भेजा तो भेजा सूखा बार पाछे भैया ढीलड़ा पे ही चक्राम रहे। गारा की देह की तकदीर कुम्हार का धर्म घट फिरता चाक पे मंडे। सुखाती बेरा कोई ढील भेजा तो भेजा सूखा बार पाछे भैया ढीलड़ा पे ही चक्राम रंग। जाना था हाल आवा की याद बाकी छे, जाना था हाल आवा की आग बाकी छे पण आवामां जमाबा से पहली इतनी सी अरज छे कमळ्या हाथा की कोराणी थोड़ी दूर आवे। जाना छा हाल आवा की आग बाकी छे पण आवामां जमाबा से पहली इतनी सी अरज छे कमळ्या हाथा की कोराणी थोड़ी धीर आवे। बात की बात दरड़ जाऊं कि टूट जाऊं, आवामां जमाबा से पहली इतनी सी अरज से कवड़िया हाथा की कोराणी थोड़ी धीरा महल। बात की बात दरड़ जाऊं कि टूट जाऊं, काचागार का कलशा था तो काई होयो जिंदगानी पे सबने प्यारी लागे छे। काचागार का कलशा था तो काई होयो जिंदगानी पे सबने प्यारी लागे छे। राजस्थानी की कविता और आपको सुनेगा तो धिक्कार छे कठफोड़ी जूणने, धिक्कार छे ई कठफोड़ी जूणने। कठफोड़ी यानी कठफोड़वे जैसी। तो धिक्कार छे कठफोड़ा शरीर की जूणने का आखी उम्र थक थक करता ही बीत जावे छे पण तेर भी या तोल नहीं पड़े का आवाज छूट में आ रही छे के छूट में तेर भी या तोल नहीं पड़े आवाज ऊँट में आ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद अंबिका जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले आमंत्रित कवि के पास और मैं जोधपुर से पद्मजा हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर पद्मजा शर्मा। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जी, आप सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ पद्मा जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी सर।
आपका पूरा परिचय YouTube पर रहेगा। जी जी मैं आपकी किताब का नाम लेना चाहता हूँ। जी। कविता संग्रह है इस जीवन के लिए, सदी के पार। हारूंगी तो नहीं, मैं बोलूंगी। पहाड़, नदी, फूल और प्रेम, खामोशी, जिंदगी को मैंने थामा बहुत। इसके अलावा इनकी कुछ किताबें हैं शब्द चित्र पर, कुछ लघु कथा संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, आलोचना की पुस्तकें हैं, डायरी है, साक्षात्कार है। तो डॉक्टर पद्मजा शर्मा का भी काम बहुत बड़ा है और उनकी कई किताबें हैं। सुधींद्र पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर, और कई अन्य पुरस्कार। तो अब मैं पद्मजा जी को कहूँगा कि आप अपनी कविताएं पढ़ें। पद्मजा स्वागत जी। जी जी। मेरी सबसे पहली कविता का शीर्षक है शब्द। आवाज आ रही है? जी। कुछ शब्द अपने अर्थ से दूर इतर अर्थ में चले गए हैं। शब्द का अपने अर्थ से छिटक जाना कभी कभी भयभीत करता है मुझे। किसी ने कहा धर्म और लोग धड़ों में बंट गए। किसी ने कहा आग, कई घर जल गए। किसी ने कहा प्यार और चाकू चल गए। मांगा न्याय, हुआ अन्याय। आओ दोस्तों, शब्दों को उनके सही अर्थ में उपयोग में लाएं। आओ दोस्तों, शब्दों को उनके सही अर्थ में उपयोग में लाएं और दुनिया को थोड़ा खूबसूरत बनाएं। दुनिया को थोड़ा खूबसूरत बनाएं। छोटी छोटी ज्यादातर कविताएं लिखती हूं मैं। दूसरी कविता है तारों भरी रात। मुझे रात पसंद है, पर होनी चाहिए वो तारों भरी। बात सुनना चाहती हूँ, पर कहना भी चाहती हूँ खरी खरी। आदमी आदमी को चाहे, फिर रटे न रटे, चाहे हरी हरी। तब कहते हैं वह खुश है, तब कहते हैं वह खुश है, फिर उसकी आंखें क्यों रहती हैं भरी भरी। फिर उसकी आंखें क्यों रहती हैं भरी भरी। वह हंसती है, जीती है, पर भीतर से है कुम्हलाई मरी मरी। भीतर से है कुम्हलाई मरी मरी। दुनिया कैसे होगी खूबसूरत, दुनिया कैसे होगी खूबसूरत। रहती है इसमें एक लड़की डरी डरी। रहती है इसमें एक लड़की डरी डरी। पत्ते से लिपट कर बूंद रोई, मैं अब झरी मैं तब झरी। पत्ते से लिपट कर बूंद रोई, मैं अब झरी मैं तब झरी। और मुझे धरती प्रिय है। मुझे कोई आता है कोई शो गुरु ला तो कभी भी यहाँ कुछ जानते हैं ये वही છે કવિ જો આપણે સ્ટેશન પર દેખ બતાને કોણ બાજુ કોને કોઈ જરા मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन बीच में ये कुछ बीच और, में डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। बीच में शोर आ रहा है ना। हाँ, बहुत शोर आ रहा है। कुछ आवाजें अलग तरह की आ रही है। पत्ते से लिपट कर बूंद रोई, मैं अब झरी मैं तब झरी। मुझे धरती प्रिय है, इसे रखूंगी मैं हरी भरी। मुझे धरती प्रिय है, इसे रखूंगी मैं हरी भरी। अगली कविता है अप्सरा। अप्सराएं स्वर्ग में होती हैं, धरती पर तो औरतें होती हैं। वे काम से थकती चिड़चिड़ाती भी हैं, पसीने से नहाती हंसती हंसाती रोती रुलाती भी हैं। वे कभी खुश होती तो कभी उदास भी होती हैं। कभी डरी सहमी चुप चुप, कभी बिंदास होती हैं। क्योंकि वे मशीन नहीं इंसान होती हैं। क्योंकि वे मशीन नहीं इंसान होती हैं और धरती पर तो औरतें होती हैं। चीज नहीं कि खरीदो भोगो
और फेंको। औरतें मानवी हैं, चीज नहीं कि खरीदो भोगो और फेंको। औरतें मानवी हैं, उन्हें प्यार करो जैसे करते हो खुद को। उन्हें प्यार करो जैसे करते हो खुद को। भोगना हो तो पहले मरो, फिर स्वर्ग जाओ अगर होता है तो। भोगना हो तो पहले मरो, फिर स्वर्ग जाओ अगर होता है तो। वहां अप्सराएं होती हैं, धरती पर तो औरतें होती हैं, और औरतें इंसान होती हैं। औरतें इंसान होती हैं। एक और छोटी सी कविता है, डर। रात को घर का दरवाजा बंद कर रही थी, देखा बाहर कुर्सी अकेली है। रात को घर का दरवाजा बंद कर रही थी, देखा बाहर कुर्सी अकेली है। मैंने उसे भी अंदर ले लिया, इस डर से कि जाने अकेली कुर्सी के साथ इस वीरान रात में दरवाजा क्या करे। कि जाने अकेली कुर्सी के साथ इस वीरान रात में दरवाजा क्या करे। अगली कविता आवाज ठीक से सुन रही है भाई साहब? हाँ आ रही है बस। जी जी। विरोध, कविता का शीर्षक है विरोध। जब वह ठठा कर हंसता है राक्षसी हंसी, देखकर किसी कमजोर को रिरियाते गिड़गिड़ाते हुए, तब अंगारा आंखों से देखती रहती हूँ उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए। इस तरह मैं उससे अपना विरोध दर्ज कराती हूँ। वह किसी को छठी का दूध याद दिलाने और किसी के पांव तले से जमीन खिसकाने की करता है बातें। मैं उसके पांवों को काट देने वाली नजरों से देखती हूँ लगातार। इस तरह मैं उससे अपना विरोध दर्ज कराती हूँ। जब वह किसी निर्दोष से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है घर से, तब मैं उसकी राह में कांटों का आह्वान करती हूँ। फूलों को हटाकर अपने हाथों से खुद भी उसकी राह में एक कांटा बनकर खड़ी हो जाती हूँ। इस तरह मैं उससे अपना विरोध दर्ज कराती हूँ। ऐसे ही किसी काम के लिए जब वह हुक्म देता है मेरे साथ चलो, मैं पांव रोक तन कर खड़ी हो जाती हूँ। वह देखता रहता है चीर देने वाली निगाहों से मुझे, और मैं तब हिलती भी नहीं। मैं उसे उसी की निगाहों से देखती हूँ। इस तरह मैं उससे अपना विरोध दर्ज कराती हूँ, उसकी हिम्मत तोड़ती हूँ। मित्रों, विरोध का ये भी एक तरीका है। मित्रों, विरोध का ये भी एक तरीका है। एक कविता और है छोटी सी, जरूरी। अपने पांवों पर खड़े होना ही जरूरी नहीं, जमीन पर मजबूती से पांव टिकाना भी जरूरी है। और सिर्फ मजबूती से पांव टिकाना ही जरूरी नहीं, बल्कि चलना भी जरूरी है। और चलना ही जरूरी नहीं, रास्ते के कांटों को मसलना भी जरूरी है। और रास्ते के कांटों को मसलना ही जरूरी नहीं, उस जगह मोहब्बत के बीज बोना भी जरूरी है। अगर मोहब्बत है तो सब जरूरी है, वरना कुछ भी जरूरी नहीं, वरना कुछ भी जरूरी नहीं। अब अगर मेरे पास समय है तो मैं और कविताएं सुनाऊं या नहीं? आज रहने दीजिए, फिर जी हम लोग अगली बार मिलेंगे। जी, थैंक यू। शुक्रिया। अब मैं आगे चलता हूँ और अगले कवि के रूप में परलिका से राम स्वरूप किसान जी हमारे साथ हैं। वो अपनी कविताएं पढ़ेंगे। जी, मैं वरिष्ठ कवि राम स्वरूप किसान जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं समस्त कवियों को नमस्कार करता हूँ और मेरे कुछ 2-3 दोहों के साथ मैं कविताएं पढ़ूंगा। दोहे, किसान हूँ, किसानी को लेकर के दोहे हैं, किसान पर।
वैसे शायद मैं नाम बोलता हूँ या वही नाम है, मार्टिन लूथर ने कहा था, मेरे यही याद है कि खेती जो है ना वो एक कविता है, कृषि कर्म कवि कर्मी है। उसी को लेकर के कुछ दोहे हैं कि वे गेहूं की बालियां, वे धान के खेत, वे गेहूं की बालियां, वे धान के खेत, कविता के ही बंद तो उगल रही है रेत। वे गेहूं की बालियां, वे धान के खेत, कविता के ही बंद तो उगल रही है रेत। पक गया है खेत का पंक्ति पंक्ति गीत, पक गया है खेत का पंक्ति पंक्ति गीत, फूट पड़ा खलियान से जीवन का संगीत। बाता लेकर जब चली आंगन से भतवार, बाता लेकर जब चली आंगन से बतवार, एक कविता बन गया हाली का इंतजार, एक कविता बन गया हाली का इंतजार। अब ये दोहा है कि आधा लड़ता फौज में, आधा लड़ता फौज में, आधा लड़ता खेत, आधा खूनम खून है आधा रेतम रेत, आधा खूनम खून है आधा रेतम रेत। कविताएं हैं जो मैं पेश कर रहा हूं। कुछ कविताएं जिनका सामूहिक शीर्षक है लड़की भागने के विषय। मैं भागी थी पापा आपकी जेल तोड़कर, मैं भागी थी पापा आपकी जेल तोड़कर, हथकड़ियों सहित बेड़ियों सहित। नहीं नहीं, भाग कैसे सकती थी पापा हथकड़ियों सहित बेड़ियों सहित। उड़ी थी प्रेम के पंख लगा। मुझे पता है आप गुस्साए थे, रोए थे। ये गुस्साना और रोना साथ साथ कैसे पापा? ये तो परस्पर विरोधी भाव है। सच में पापा, क्या परंपरा के कीचड़ में धंसा आपका एक पांव आधुनिकता के फूलों पर टिके दूसरे पांव के पास आ गया? दो, मैं भागी थी पापा पर आपकी जेल के भीतर ही। मैं भागी थी पर आपकी जेल के भीतर ही, और जब अमरीश पुरी की तरह कुटिल हंसी के साथ आप सामने आए, मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। ये सारी जमीन आप ही की है ना पापा? ये सारी जमीन जो जेल है। मैं भाग रही थी पापा जीवन का जिया जाना लेकर। मैं भाग रही थी पापा जीवन का जिया जाना लेकर। जीवन का काटा जाना मेरा पीछा कर रहा था। जीवन का काटा जाना मेरा पीछा कर रहा था। अचानक पुलिस सहित आप सामने आ गए। अचानक पुलिस सहित आप सामने आ गए। जिया जाना हाथों से फिसल गया, काटा जाना बाहों में आ गया। पापा, जब मैं भाग रही थी, आपकी अंगुलियों के नाखून तेजी से बढ़ रहे थे। पापा, जब मैं भाग रही थी, आपकी अंगुलियों के नाखून तेजी से बढ़ रहे थे। आपके दांत और नुकीले हो रहे थे। आपकी नाक की डंडी धीरे धीरे गायब हो रही थी। आप क्या से क्या हो रहे थे पापा जब मैं भाग रही थी? भागती हुई लड़की, भागती हुई लड़की
लंगड़ाते लंगड़ाते भाग रही है। भागती हुई लड़की लंगड़ाते लंगड़ाते भाग रही है, क्योंकि संस्कार का कांटा पगथली के आर पार हो गया। अपने ही भीतर की भीड़ से, अपने ही भीतर की भीड़ से बचते बचते भागती हुई लड़की आखिर किसी से भिड़कर गिर ही जाती है। अपने ही भीतर की भीड़ से बचते बचते भागती हुई लड़की आखिर किसी से भिड़कर गिर ही जाती है, और अंत में अपने ही भीतर के भेदिए किसी नाखत पर पकड़ ली जाती है भागती हुई लड़की बाहर की पुलिस द्वारा। लड़की भागने का अर्थ लड़की भागना नहीं, लड़का भागना है। लड़की भागने का अर्थ लड़की भागना नहीं, लड़का भागना है। लड़का भागने का अर्थ लड़का भागना नहीं, लड़का लड़की का साथ साथ भागना है। साथ साथ भागने का अर्थ साथ साथ भागना नहीं, साथ साथ सोना है। साथ साथ सोने का अर्थ साथ साथ सोना नहीं, जीवन का होना है, जीवन का होना है। पापा, मेरा भागना मेरे बंधन काटता है और आपकी नाक। पापा, मेरा भागना मेरे बंधन काटता है और आपकी नाक। मेरा भागना मम्मी की नाक क्यों नहीं काटता पापा? उसका कलेजा क्यों काटता है? अरे अरे, माफ करना पापा, मैं पगली यह भी नहीं जानती कि मम्मियों की नाक पापाओं के मुंह पर होती है और पापाओं के कलेजे मम्मियों के सीने में। नाक और कलेजे एक जगह नहीं रहते पापा। ये रहा तुम्हारा दूल्हा, कविता है। ये रहा तुम्हारा दूल्हा, साथ साथ रहोगे तो प्यार हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा दूल्हा, साथ साथ रहोगे तो प्यार हो जाएगा। पापा ने कहा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं पापा। ऐसा कहो, ये रहा तुम्हारा प्यार, साथ साथ रहोगे तो दूल्हा हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा प्यार, साथ साथ रहोगे तो दूल्हा हो जाएगा। पार्क की बीठों भरी टूटी फूटी बेंच, पार्क की बीठों भरी टूटी फूटी बेंच ये नहीं जानती कि उस पर कोई भागी हुई लड़की बैठी है। वह यह भी नहीं जानती कि दांतों से दूब का तिनका कुतरती इस लड़की के भीतर क्या चल रहा है। उसकी व्यवस्था से अनभिज्ञ, उसकी व्यवस्था से अनभिज्ञ पूरा पार्क यह भी नहीं जानता कि उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। पार्क और लड़की के बीच पसरे अजनबीपन की व्यवस्था बड़ी कारुणिक है। पार्क और लड़की के बीच पसरे अजनबीपन की व्यवस्था बड़ी कारुणिक है, जो लड़की भी नहीं जानती, पार्क भी नहीं जानता। लेकिन लड़की की कृतज्ञता से जाहिर है कि पार्क से वह ऐसा कुछ ले रही है। लेकिन लड़की की कृतज्ञता से जाहिर है कि पार्क से वह ऐसा कुछ ले रही है जो उसके बहुत काम का है, जो उसके बहुत काम का है। आओ रात को फाड़कर भागे, आओ रात को फाड़कर भागे, ऐसा फाड़कर कि कोई सुबह सी ना पाए। आओ रात को फाड़कर भागे, ऐसा फाड़कर कि कोई सुबह सी ना पाए। आओ ऐसे भागे कि पीछे छुटा मर ना पाए, जी ना पाए। आओ फिजा के समंदर में इस रफ्तार से भागे कि पानी खोल जाए। आओ हम सब भागकर एक तरफ आ जाए, आओ हम सब भागकर एक तरफ आ जाए। इतनी एक तरफ कि धरती डोल जाए, इतनी एक तरफ कि धरती डोल जाए। लड़की का भागना भागना नहीं, लड़की का भागना भागना नहीं, छापामार युद्ध है पितृसत्ता के खिलाफ, छापामार युद्ध है पितृसत्ता के खिलाफ। नमस्कार।
धन्यवाद रामस्वरूप जी। अब आपकी कविताओं के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज की श्रृंखला का अंतिम खंड है राजस्थान की समकालीन कविता पर एक संक्षिप्त समीक्षा। डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जो जयपुर से जुड़े हैं वो बोलेंगे। विक्रम सिंह मूलतः बनारस के हैं, उत्तर प्रदेश से, और इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई है और वहीं से उन्होंने पीएचडी किया है। तीनों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अध्यापन कर रहे हैं। विशाल विक्रम सिंह छात्र जीवन से ही वामपंथी आंदोलनों और सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़े रहे। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण परिचय लगता है और इनके आलेख देश के सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुके हैं। इन पत्रिकाओं में मैं एक अपने मित्र सदानंद शाही के संपादन में निकलने वाली पत्रिका साथी भी हूँ, तो मैं डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी समीक्षा प्रस्तुत करें राजस्थान की समकालीन कविता पर। विक्रम जी। बहुत धन्यवाद। भारत संस्था, राघवेंद्र जी और आप सब पूर्वी कवि हमारे समय के जो जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अपने समय की हिंदी कविता के बारे में, जिसे हम लोग समकालीन हिंदी कविता कहते हैं, के बारे में सोचते हुए मेरा ध्यान इस बात पर जाता है कि अपने समय की कविता को एक इकाई के तौर पर देखने के लिए हमारे पास क्या क्या मानदंड है। वे कौन से टूल्स हैं, वे कौन से रास्ते हैं जिनके आधार पर अपने समय की कविता, अपने समय की हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता के बारे में कुछ बातचीत करें, कुछ ऐसे टूल्स ले आए या कुछ ऐसी बात ले आए जिससे कि हमारा जो समय है, हमारे समय का जो अंतर्विरोध है, हमारे समय की जो जरूरतें हैं और एक जो इंटेलेक्चुअल उपस्थिति कवियों की हमारे समाजों में मौजूद रही है और हमारे समाज को, हिंदी समाज को बनाने में कवियों की अपनी एक जो इंटेलेक्चुअल आवाज रही है, उसका क्या संबंध है हमारे समय की कविता से। आमतौर पर आप देखेंगे कि समकालीन हिंदी कविता को आंदोलनों में बांट करके देखने की एक रवायत मौजूद है और वो एक ठीक बात लगती है। आंदोलनों के साथ, उसको प्रवृत्तियों के साथ जोड़ करके और भी इस तरह की दूसरी चीजों के साथ जोड़ करके देखने की एक परंपरा तो रही है। लेकिन क्या कोई ऐसी भी परंपरा रही है कि किसी भी साहित्य को, न सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि किसी भी भाषा का साहित्य, चाहे वो भाषा राजस्थानी का हो, चाहे बांग्ला का हो, किसी का भी हो, क्या उसे स्थानीयता के आधार पर जोड़ के देखने की कोई रवायत आलोचना में रही है? इस बात को मैं सोचता हूं, देखता हूं, तो कम से कम हिंदी में ऐसी कोई परंपरा
ऐसी कोई रवायत प्रमुख रूप से मुझे नहीं दिखती है। जगह जगह होगी तो उसके बारे में मेरा ज्ञान हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं दिखती है। फिर इस बात पर ख्याल जाता है कि फिर समकालीन, राजस्थान की समकालीन कविता पर क्यों बात करें हम लोग। क्या समकालीन हिंदी कविता का कोई राजस्थान मॉडल है, या इसको प्रांतों में बांट करके देखने की क्या वजह है, क्यों देखना चाहिए? क्या जैसे ही हम कहते हैं कि राजस्थान की समकालीन हिंदी कविता, इसका यह मतलब होता है कि इसके समानांतर एक दूसरा कोई पद मौजूद होगा जो राजस्थान की समकालीन हिंदी कविता से अलग होगा और हिंदी कविता का एक राष्ट्रीय चरित्र या इससे अलग, राजस्थान की समकालीन हिंदी कविता से अलग कोई चरित्र रखता होगा? क्या ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई अंतरधारा, क्या ऐसा कोई आंदोलन मौजूद है कि हम इस पदबंध का इस्तेमाल करें? मुझे लगता है कि इस तरह का कोई पदबंध वास्तविक अर्थों में, व्यवहारिक अर्थों में भी मुझे कोई समझ में नहीं आता कि राजस्थान की हिंदी कविता क्या राष्ट्रीय स्तर पर या राजस्थान से बाहर लिखी जाने वाली हिंदी कविता से किसी मामले में तात्विक रूप से अंतर रखती हो। मेरे लिए इसका यही अर्थ है कि हिंदी कविता के वे कवि जो राजस्थान में रहते हैं या राजस्थान में पैदा हुए हैं, वो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, उनकी कविता को लेकर के बात फिर भी हो सकती है, लेकिन वे सब मेरे लिए राजस्थान के हिंदी कवि कहने के बजाय वे सब हिंदी के कवि हैं और राजस्थान में रहते हैं। इस तरह से मैं इसको ग्रहण करता हूं और यही मैं मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, मेरा प्रस्ताव है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान की हिंदी कविता के हिंदी कवि भी, उनकी भी आज के दौर में वही केंद्रीय चिंताएं हैं जो हिंदुस्तान की चिंताएं हैं। एक बात खास तौर से रेखांकित की जानी चाहिए कि आजादी के बाद की पूरी हिंदी कविता लोकतंत्र की अपने तरीके से एक सकारात्मक आलोचना है। लोकतंत्र के वे पहलू जो उसे थोड़ा गैप रखते हैं, जो कमजोर बनाते हैं, उन सब पर ध्यान देते हुए, उसकी बात करते हुए, लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की आकांक्षा के साथ लोकतंत्र का एक तरह का भाष्य है आजादी के बाद की हिंदी कविता। और जब जहां जिन इलाकों के कवियों को अपने स्थानीय अनुभवों से उसे पूरा करने का, उसे व्यक्त करने का अवसर मिला है, हमारे हिंदी के कवियों ने किया है। राजस्थान से आने वाले हिंदी के कवि भी इसी तरीके से वह लोकतंत्र का जो क्षरण है, खासतौर से हमारे दौर में 21वीं सदी में आप देखेंगे कि जो दिन प दिन जो कुछ भी आधा अधूरा लोकतंत्र हिंदुस्तान को मिला हुआ था, उस लोकतंत्र के क्षरित होने जाने के दुख से पैदा हुआ हिंदी का काव्य है। हिंदी के कवि उसकी अभिव्यक्ति करते रहे, लेकिन यह जो लोकतंत्र को पूरा करने के लिए लोकतंत्र की एक आलोचनात्मक, एक योगदान देने की जो प्रवृत्ति है, वो अलग अलग क्षेत्रों की थोड़ी अलग अलग हो सकती है। वो उत्तर प्रदेश में एक खास तरह की परिस्थिति हो सकती है, वो मध्य प्रदेश में एक अलग हो सकता है उसका स्थान, झारखंड में, बिहार में अलग हो सकता है, राजस्थान में थोड़ा अलग है। राजस्थान के हिंदी कवियों यूं तो पूरे हिंदी क्षेत्र के कवियों ने सामंतवाद को एक प्रमुख शत्रु की तरह उसको देखा है, उसकी स्वस्थ आलोचनाएं की हैं, चाहे वो वामपंथी विचार से आए हुए कवि हों, चाहे वे समाजवादी विचार से आए हुए कवि हों, चाहे वे जिस भी तरह के आए हुए कवि हों, लेकिन उन्होंने उसको देखा है। राजस्थान में भी इस सामंतवाद का एक गहरा असर मौजूद है और बहुत बार हिंदी के कवियों के द्वारा उससे लड़ने की प्रवृत्ति, एक अलग अलग क्षेत्रों के कवियों का अनुभव अलग अलग होने के कारण उसकी तीव्रता अलग है। लेकिन
मेरा ये प्रस्ताव है कि राजस्थान से हिंदी में लिखने वाले कवियों, साहित्यकारों, चाहे वो गद्यकार हों, उन सब के कविता को पढ़ते हुए, उनकी आलोचना से गुजरते हुए सामंतवाद को एक गहरे मानी के रूप में देखा जाना चाहिए, या तो उसकी एक काउंटर थीसिस रचने की कोशिश है जीवनानुभव से, या उसे पूरी तरह से नकार देने की। हाँ, इसमें एक चीज जरूर खटकती है कि दलित अनुभवों के कवि राजस्थान से जो लोग हिंदी में लिखते हैं उनमें बहुत कम है, लगभग उनकी अनुपस्थिति है। इस संदर्भ में ये कहना पड़ेगा कि अभी लोकतंत्र ने पूरे भारत में जो कामयाबी हासिल की है, जिसके बदौलत हम सब वो करते हैं, उसका एक हिस्सा जो दलितों की उपस्थिति के रूप में इंटेलेक्चुअल दुनिया में है, वो राजस्थान की कविता की दुनिया में थोड़ा कम है। पद्मजा जी मौजूद हैं, उन्होंने भी जो कविताएं पढ़ी हैं वे जरूर स्त्रियों के संदर्भ में बहुत सारी आवाजें हैं। आदिवासी संदर्भों में आदिवासी जीवनानुभव को भी हिंदी कविता में व्यक्त करने का हरिराम मीणा जैसे कवि यहाँ मौजूद हैं। कहने के लिए प्रभात भी आदिवासी हैं, लेकिन वे उनकी कविता आदिवासी अनुभवों से ज्यादा वो उसका अतिक्रमण करती हुई वो संपूर्ण पूरे इलाके के जीवनानुभव में है। लेकिन फिर भी एक आदिवासी संदर्भों की कविता हिंदी में मौजूद है, लेकिन दलित संदर्भों की कविता कम है। इसके ऐतिहासिक कारण जरूर मौजूद हैं, उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरह से कार्यक्रम का स्वरूप है, उसका फॉर्मेट है, बहुत कम समय है मुझे बातचीत करने के लिए। से एक दो बातों पर मैं अपनी एक इशारे की तरह बात करते हुए वो जाता हूं। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान से वे कवि जो हिंदी में लिख रहे हैं, वे सब मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने के गंभीर हिमायती हैं। आज की कविता पाठ में भी देखेंगे तो पद्मजा की कविताएं, किसान जी की कविताएं, अंबिका दत्त जी की कविताएं, वो अलग अलग संदर्भों से, वो उनके जीवनानुभव अलग हैं। उनका जीवनानुभव किसानी जीवन का हो सकता है, उनका जीवनानुभव अर्ध सामंती अर्ध पूंजीवादी समाज का हो सकता है, उनका जीवनानुभव जेंडर के बतौर स्त्री का हो सकता है, उससे हो सकता है। लेकिन उन सब की जो एक अंतरधारा सब में मौजूद है, वो ये है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह देखा जाए, उसे किसी भी अतिवाद में दो तरह के ध्रुवांतों में देखने के बजाय उसके बीच में देखा जाए। और जैसे जब मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की बात आती है, कही जाती है, तो हमारे समय का एक बहुत बड़ा सच है कि हम सब पूंजीवाद से नियंत्रित समाज में रहते हैं, जहां हम जो कुछ भी कहते हैं, जो भी हमारी गतिविधि है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके नियंत्रण का पूंजीवादी प्रभुओं के हाथ में है, जिसमें प्रदर्शन एक बहुत बड़ी चीज है। अंबिका दत्त जी की एक कविता है, मैंने पिछले दिनों पढ़ी थी, प्रसन्नता की अभिनव मुद्रा, जिसमें वो बात करते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रसन्न हैं कि नहीं हैं, लेकिन प्रसन्न दिखिए, दिखना बहुत जरूरी है। और न सिर्फ आप दिखिए, बल्कि आपके आसपास के सब लोग दिख रहे हैं। तो उन संदर्भ तो ये देखेंगे कि आप ये जो बदलती दुनिया है, जिसमें आपके वास्तविक दुख, आपका वास्तविक जीवनानुभव, आपकी वास्तविक रवायत से कोई लेना देना नहीं है, एक नए तरह का मुलम्मा चढ़ा करके उसे प्रसन्न दिखना है और उसी से लेना देना है। इसलिए यहाँ जो होने से ज्यादा दिखने की मांग है, जो इस पूंजीवाद का एक केंद्रीय विशेषताओं में से एक हम लोग कह सकते हैं, उससे यहाँ के हमारे जो दोस्त कवि हैं, सब हिंदी के कवि हैं, वे सब उससे लड़ते रहते हैं। हालांकि राजस्थान ये अपने आप में एक ज्यादती ही होगी कि इतने कम समय में राजस्थान से आए हुए कवियों के बारे में कोई एक इकाई की तौर बातचीत की जाए, क्योंकि जो समकालीन परिदृश्य में कवि मौजूद हैं, उनमें कई अंतरधाराएं मौजूद हैं। उनमें नंद चतुर्वेदी और ऋतुराज जैसे बहुत सीनियर, बहुत वरिष्ठ कवि हैं, तो बहुत अमित कल्ला जैसे बहुत नए लोग भी हैं
बिल्कुल नए लोग, और सबकी धाराएं अलग अलग हैं। एक तरफ ऋतुराज जैसा कवि, नंद भारद्वाज जैसा कवि, नंद चतुर्वेदी जी जैसा कवि जो अपने समय के प्रगतिशील आंदोलनों से गहरे संबद्ध कवि है, और वो अपने सपनों को, अपने आकांक्षाओं को इस तरीके से व्यक्त करता है। तो गिरिराज किराड़ू जैसे भी कवि राजस्थान से ही आते हैं, जिनके कहन की अपनी एक अलग धारा है। अमित कल्ला भी आते हैं, जिनकी कहन की अपनी एक अलग धारा है। शैलेंद्र चौहान, गोविंद माथुर, हरीश करमचंदानी, विनोद पदरज, प्रभात, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसमें बहुत सारे नाम छूट जाएंगे, एक साथ सबका नाम लेना सिर्फ नाम गिनाने जैसा ही होगा। लेकिन नंदकिशोर आचार्य हैं, जिनको हिंदी में पिछले दिनों साहित्य अकादमी मिला है। तो ये सब अलग अलग धाराओं के कवि हैं, और सब पर बातचीत करने के लिए अलग से एक एक सत्रों की जरूरत है। लेकिन मुकम्मल तौर पर एक सब के बीच में अंतरधारा जो है, उसकी अगर शिनाख्त की जाए तो वे सब मनुष्य, जैसे कि पद्मजा की कविता में एक जगह आता है, वो अप्सरा वाली कविता जो आपने पढ़ी, कि वे सब स्त्रियां इंसान हैं। और यही सबसे बड़ी दृष्टि जो कविता अपने समय में लोगों के साथ साझा करना चाहती है, कि इंसान को इंसान की तरह देखा जाए, उसे ईश्वर की तरह, उसे अप्सरा की तरह, उसे दानव की तरह जो ध्रुवांत होते हैं कि देखने के बजाय। आप देखेंगे कि यह जो पितृसत्ता से, एक जो सामंतवाद की प्रवृत्ति है, पितृसत्ता से जो लड़ने का स्वभाव है, किसान जी की कविताएं अद्भुत कविताएं हैं। मैंने उनकी राजस्थानी की भी कविताएं पढ़ी हैं, देखी हैं, और हिंदी की कविताओं देखी हैं। उनका एक संकलन हिंदी की कविताओं का, गांव की गली गली, शायद यही शीर्षक था अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आया था, और फिर अभी सीरीज में लिख रहे हैं। तो किसान जी की जो चिंता है, वो एक पूरी तरह से किसान की चिंता है। किसान की चिंता की अपनी सीमाएं भी हैं और अपनी उपलब्धियां भी हैं, वो सब किसान जी की कविता के साथ आपको मौजूद मिलेंगी। जब एक लड़की के भागने के विषय में वो सीरीज में 11 कविताएं लिखते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो इस दौर में, जो कि लड़की या स्त्री, लड़की कहने के बजाय स्त्री कहा जाना ठीक होगा, कि स्त्री सम्मान का पर्याय हो जाती है, कि किसी भी समाज का सारा सम्मान का जो ठीकरा है वो स्त्री को वहन करना होता है। तो उसके बहाने से वो दुनिया देखना चाहते हैं। वो इस दौर में कविताएं लिख रहे हैं जब खाप पंचायतें नए तरीके से, खासतौर से उन इलाकों में जो राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर हैं और हिंदुस्तान की केंद्रीय सत्ता पे बहुत गहरा असर रखते हैं, और पिछले 20-25 सालों में उनका असर बहुत हावी हुआ है, बहुत तेज हुआ है, तीक्ष्ण हुआ है उन खाप पंचायत नुमा प्रवृत्तियों का। और अब तो ये कहना गलत नहीं होगा, और हर कोई जानता है कि अब वो खाप पंचायतें ही जैसे केंद्रीय पंचायतें हो गई हैं, और उनके खिलाफ बोलना जैसे देश के खिलाफ बोलना हो गया है। ऐसे दौर में जब एक लड़की के भागने के विषय में कविता एक कवि हमारा कहता है, और कहता है कि असल में उसका भागना वो जीवन को महसूसने जैसा है, असल में वह उस तमाम पितृसत्तात्मक, उन तमाम सामंती प्रवृत्तियों का नकार है जो स्त्री के ऊपर हमारे समाज ने उसकी मर्जी के खिलाफ थोप रखा है। तो ये सब देखेंगे आपको कि ऊपर एक जो बहुत बहुत ताकतवर, बहुत दृढ़, बहुत ही पूंजीवादी और सामंती गठजोड़ से बनी हुई एक लेयर है, उसके अंदर छटपटाते मनुष्य की इच्छाओं, उसकी आकांक्षाओं और उसके सपनों की अभिव्यक्ति समकालीन हिंदी कविता में आती है। और इस तरीके से वो लोकतंत्र का जो क्षरण हो रहा है, जो अभी तक तो हम तो पिछले 25-30 साल पहले तक तो हम सब जो लोग हैं वे इस बात के लिए प्रयासरत थे कि जो लोकतंत्र मिला है उससे बेहतर लोकतंत्र के लिए कोशिश करनी है, चाहे उसका रास्ता चाहे समाजवादी तरीका हो सकता है, चाहे वामपंथी तरीका, मार्क्सवादी तरीका हो सकता है, ये जो भी तरीका हो सकता है, लेकिन जो लोकतंत्र है उससे बेहतर लोकतंत्र की मांग थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम ऐसी अवस्था में, ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि जो लोकतंत्र हमारे पास था वह भी क्षरित हो रहा है। तो ऐसे में लोकतंत्र की आवाज, लोकतंत्र को पाने की बेचैनी समकालीन हिंदी कविता में बढ़ी है। उसकी आप देखेंगे कि आदिवासी इलाकों से इसी दौर में आदिवासी जीवनानुभव को व्यक्त करने वाले कवियों की संख्या बढ़ी है। दलितों की आवाज व्यक्त करने वाले हिस्से की
आवाज हिंदी कविता में बढ़ी है, स्त्रियों की, यहाँ तक कि राजेश जोशी जैसे कवि और भी बहुत सारे, अरुण कमल जैसे कवि हमारे राजस्थान में, प्रभात और विनोद पद्रत जैसे लोग हैं जिन्होंने बच्चों की समस्याओं को लेकर के बच्चों की निगाह से भी दुनिया को देखने की, अपने समय में उसका एक भाष्य करने की कोशिश की है। वो भी हमारे इसी दौर की समकालीन हिंदी कविता के दौर की ही विशेषता है। तो ये सारी चीजें राजस्थान से आए हुए कवियों की भी विशेषता है। मैं निजी तौर पर किसी राजस्थान के समकालीन हिंदी कविता के किसी ढांचे का, किसी बंटवारे का हिमायती नहीं हूं। मैं उसे अपने आप को असहमत पाता हूं। ये जरूर है, वे सब हमारे कवि राजस्थान में रहते हैं, वे राजस्थान के जीवनानुभव से हिंदी कविता में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन वे सब हिंदी के कवि हैं। वे किसी, अगर राजस्थान का होगा तो फिर वो राजस्थानी के हो सकते हैं, वो किसी दूसरी भाषा के हो सकते हैं, फिर हिंदी का कहने की क्या जरूरत है। इस तरह के एक आरक्षण की कविता में मैं कोई जरूरत नहीं समझता हूँ। हाँ, एक बात और कह देना मुनासिब लगता है कि हमारे बहुत सारे कवि हैं, जिसमें यहाँ मौजूद कवियों में अंबिका जी हैं, किसान जी हैं, वे सब हिंदी में कविता लिखने के साथ साथ वे राजस्थानी में भी कविता लिखते हैं, और राजस्थानी में उनकी जो कविताएं हैं वो ज्यादा लोगों की जबान पर चढ़ी हुई है। जैसा कि मुझे उस इलाके के लोगों ने, दोस्तों ने बताया कि रामस्वरूप किसान की जो कई कविताएं हैं, हिबड़े उपजी पीड़ की जो दोहे की किताब है, या फिर कुक्यों घड़ो कबीर की, वो लोगों की जबान पर हैं, और इस तरीके से जबान पर हैं कि वो लोक कविता का उसको दर्जा हासिल हो गया। लोगों को नहीं मालूम है कि इस दोहे का, इस सोरठे का कवि कौन है, लेकिन वो सोरठा उनको याद है। ये एक हमारे दौर में एक महत्वपूर्ण बात है। नामवर जी कहते थे कि हमारे समय की कविता लोगों की जबान पर नहीं चढ़ रही है। अभी मैं उनका एक आलेख पढ़ रहा था रीतिकाल की कविता पर, जब वो पुनर्विचार के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको एक उन्होंने जरूरी तत्व की तरह व्यक्त किया है। तो आप देखेंगे कि हमारे राजस्थान के बहुत सारे कवि हैं जिनकी कविताएं लोगों की जबान पर हैं। ये एक बहुत अच्छी मानीखेज बात है। मुझे लगता है कि मुझे बाकी सब कवियों की तुलना में मुझे शायद मैंने ज़्यादा समय ले लिया है, या मुझे जो समय दिया गया है वो मैंने पूरा कर लिया है, तो मुझे अपनी बात यहाँ पर ख़त्म कर देनी चाहिए। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बात साझा करने का मौका दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया विशाल जी, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा आपका, और अवधारणाओं के पक्ष या पक्ष में नहीं होने की बातें तो रहती ही हैं, उसी से बहस बढ़ती है। तो मैं आज आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, कवियों का, आपका, मंजू चतुर्वेदी का, और उन तमाम मित्रों का जो हमारे साथ मौजूद रहे कविता पाठ के दौरान, जिसमें देवानी भारद्वाज हैं, जगदीश गिरी हैं, नागेंद्र कुमावत हैं, अनिल गंगल भी बहुत देर तक हमारे साथ थे। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और ये प्रोग्राम YouTube पर अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा। आज के सभी रचनाकारों का परिचय भी वहाँ डिटेल में रहेगा। आप लोग लिखावट के YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यह श्रृंखला अभी चलेगी। तो हम लोग फिर अगले रविवार को कुछ और कवियों और एक समीक्षा के लिए एक आलोचक के साथ हम लोग फिर प्रस्तुत होंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। सबको नमस्कार।